हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है वर्चुअल क्लासेस लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना आकाश सर और आपको इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज क्लास 10 के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर को, जिसका नाम है यूनिटिफिकेशन ऑफ इटाली, मतलब इटली का एकीकरण। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं अभी, और अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करूंगा, उसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लगे हमारे डिफरेंस ग्रुप के ज्वाइनिंग लिंक से आप क्लिक करके हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर इससे रिलेटेड पीडीएफ्स एंड क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज पा सकते हैं। हमारा लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट है माय डियर फ्रेंड्स। आप हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारे ग्रुप्स में ज़रूर जुड़े और अपने जो भी स्टडी है उसको कंटिन्यूअस बनाए रखें। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, नेशनलिज्म, केस स्टडी इटाली एंड जर्मनी यूनिटिफिकेशन। तो आज इस वीडियो में हम नेशनलिज्म चैप्टर, जो आपका चैप्टर 1 है क्लास 10 वालों का, उसमें सिर्फ स्टडी करेंगे, केस स्टडी इटाली का करेंगे। अर्थात आज हम सिर्फ इटाली के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको यूँ ही मिलती रहे। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। तो सबसे पहले हमने शुरू किया है नेशनलिज्म से। हमने इसके पहले दो तीन वीडियोस में भी इसके बारे में आपको डिस्कशन किए हैं, पर हम इस वीडियो में भी नेशनलिज्म का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि नेशनलिज्म एक ऐसा वर्ड है जो जिसके कारण ही जो पूरा का पूरा जो चैप्टर 1 है या मिड 19th सेंचुरी है, पूरे दुनिया में जो भी घटनाएं घटी वह नेशनलिज्म के कारण घटी है। इसलिए हर टॉपिक पे हमें नेशनलिज्म को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनलिज्म इज़ द ब्रीफ दैट वंस ग्रेट लॉयल्टी अराउंड शुड नॉट बी टू ए किंग और एन एम्पायर बट टू ए नेशन। मतलब जिसमें लोगों का जो लॉयल्टी होता है, जो आत्मसमर्पण होता है, वो किसी किंग या किसी साम्राज्य के प्रति नहीं बल्कि उसके राष्ट्र के प्रति होता है, और पीपल जहाँ पर वह रहता है शेयर ए कॉमन कल्चर एंड हिस्ट्री। उनके बीच में जो कल्चर होता है, संस्कृति और हिस्ट्री जो होता है, सेम होता है। वेयर द नेशन ऑल्सो हैड इज ओन इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट, और राष्ट्र का जो होता है खुद का एक अलग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होता है, उसे हम नेशनलिज्म कह सकते हैं। इट बिकम ए नेशन स्टेट, और इसे हम नेशन स्टेट भी कहेंगे। तो बॉन्ड्स दैट क्रिएट ए नेशन स्टेट, तो किन किन चीज़ों के द्वारा नेशन स्टेट का गठन होता है, हमें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अभी एकीकरण पढ़ने वाले, यूनिटिफिकेशन ऑफ इटाली। इसके बाद कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिटिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो हमें यह जो नेशनलिज्म वर्ड है और इसके फैक्टर्स जो है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं को हम जानेंगे तभी हम इसको अच्छे से क्लियरली समझ सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है नेशनलिटी। ये क्या होता है? ए बिलीफ इन ए कॉमन इथिक एसेंट्री रियल और इमेजिनरी। एक बिलीफ है नेशनलिटी, जैसे हम लोग भारतीय हैं, तो क्या भारतीय किसी तरह का कोई वस्तु का नाम नहीं बल्कि एक भावना, एक फीलिंग है हमारा। लैंग्वेज डिफरेंस डायलेक्ट्स फॉर्म ऑफ वन लैंग्वेज वन डायरेक्ट चूजेस टू अन चूजेस एज द नेशनल लैंग्वेज। जैसे हमारे भारत में एक राष्ट्र लैंग्वेज का जो मान्यता मिला है, हिंदी को मिला है, इसी प्रकार एक जो नेशन स्टेट होता है उसमें भी एक नेशनल लैंग्वेज होता है जिससे सारे लोग जुड़े होते हैं। कल्चर ए शेयर अवे ऑफ लाइफ, फूड, ड्रेस, बिहेवियर एंड आइडियाज़। लेकिन हमारे देश में विभिन्न तरह के कल्चर्स है, यही हमारे देश की विशेषता भी रही है। हिस्ट्री ए कॉमन पास्ट कॉमन एक्सपीरियंस। ये सही बात है, जैसे आप इंडियंस में देख लीजिए, जितने भी लोग भारत में वर्तमान में हैं उन सबका जो हिस्ट्री रहा है, अंग्रेजों के गुलाम थे ना उनके पूर्वज। रिलीजियस धर्म, रिलीजियस शेयर बाय ऑल और मोस्ट ऑफ द पीपल, और भारत में मैक्सिमम लोग हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है सबसे अधिक। टेरिटरी ए सर्टेन टेरिटरी दैट बिलोंग टू द इथिक ग्रुप इट्स लैंड। एक निश्चित भूभाग होता है, भारत का भी एक अपना निश्चित भूभाग है, जबकि आज़ादी के बाद भारत 2-3 भाग में टूट गया है, लेकिन फिर भी इसका एक अभी भी निश्चित भूभाग है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम बात करने वाले नेशनलिज्म ए फोर्स फॉर यूनिटी इटली। जो नेशनलिज्म है एक ताकत है जो इटली को एक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कि आखिर इटली को यूनिटिफिकेशन क्यों करना पड़ा, है ना। हम यूनिटिफिकेशन या एकीकरण उसी चीज़ को करेंगे जो बिखरा हुआ हो, जो टूटा हुआ हो, है ना। तो इटली का क्या ऐसा हुआ जो बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था? तो मैं इसका फुल्ली डिस्क्रिप्शन आपको अभी देने वाला हूँ। प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुने और इसको समझें, तभी आप समझ सकते हैं कि क्यों इटली का यूनिटिफिकेशन हुआ, उनका एकीकरण हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पर से मैं आप लोग को बता दूँ कि इटली 4 भागों में विभक्त था।
डिवाइडेड था। पहला जहाँ पर मैं ड्राइंग बना रहा हूँ देखिए राउंड, ये पहला एक पार्ट है पीडीमाउंट, दूसरा इसका आ गया नॉर्थन पार्ट, दूसरा, तीसरा आ गया इसका मिडिल पार्ट, और चौथा आ गया ये आपका साउथर्न पार्ट। 4 पार्ट्स में इटली डिवाइडेड था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पर आपको ये भी जानना है कि आपने ज्योग्राफी के लिए आप समझ गए कि जो इटली है वो 4 भाग में डिवाइड था, लेकिन आपको ये भी जानना है कि इन चारों भाग में पॉलिटिकली रूप से किन किन राजाओं का शासन था। जैसे सबसे पहले जो पीडीमाउंट वाला जो एरिया है वहाँ पर शासन था पीडीमाउंट के एक राजा का, विक्टर टू का, जबकि नॉर्थन जो पार्ट है वहाँ पर आधिपत्य था ऑस्ट्रियन साम्राज्य का, और मिड में पूरा का पूरा जो कैथोलिक चर्च के जो हाईएस्ट प्रीस्ट होते थे, जिन्हें पोप या पादरी कहा जाता था, चर्च के हाईएस्ट गुरु, उनका आधिपत्य था। जबकि साउथर्न पार्ट में आधिपत्य था स्पेनिश बाल्बन किंगडम फैमिली, इनका आधिपत्य साउथर्न पार्ट में था। तो इनको एक किया गया, कैसे किया गया इस वीडियो में हम पूरा का पूरा समझेंगे, इनको एक कैसे हुआ। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर हमने नोट आपके लिए क्रिएट किया है, आप देखिए। आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, वियना कांग्रेस 1815 में होता है, द लैंड ऑफ इटली वाज डिवाइडेड, जो इटली का लैंड है डिवाइडेड होता है। पहला लैंड होता है ऑस्ट्रियन रूल्ड द इटालियन प्रोविंस ऑफ वेनेटिया एंड लोम्बार्डो, मतलब नॉर्थन पार्ट में इसका पूरा का पूरा ऑस्ट्रिया का रूल होता है। द स्पेनिश बर्बन फैमिली रूल द किंगडम ऑफ द टू सेलिक, इसको टू सेलिक प्लेस कहा जाता है। आप देखेंगे टू स्लाइस है ब्रेड का जैसा, इसलिए इसको टू सेलिक प्लेस कहा जाता है। यहाँ पर स्पेनिश बर्बन साम्राज्य का आधिपत्य था। अब बर्बन साम्राज्य दो है, एक स्पेनिश स्पेन में भी है, एक फ्रांस में भी था, तो आप कभी मत समझिएगा कि ये फ्रांस का है, बल्कि ये स्पेनिश ही था। इसके बाद जो मिड का जो एरिया था वह पोप कंट्रोल द पापल स्टेट अंडर फ्रांस प्रोटेक्शन सिंस 1848, पोप का ही पूरा का पूरा आधिपत्य था। जबकि पीडीमाउंट वाले एरिया में वहाँ के जो शासक थे उनका ही आधिपत्य था। तो यहाँ पर इटली के एकीकरण के लिए मेनली हम 3 लोगों को जानेंगे, एक है मेजनी, दूसरा है गैरीबल्डी, और तीसरा है काबूर। आप ड्राइंग में देख सकते हैं हमने इनको बना लिया है, मतलब हमने इसके नीचे इनका कुछ स्ट्रक्चर भी तैयार किया है। तो आप देखेंगे और इसको समझेंगे हार्ट, इससे पता चलता है कि जो मेजनी था उसका सोच था मेजनी का कि इटली को एक करना है। उसके बाद गैरीबल्डी ने अपने मसल्स पावर का मतलब अपने कूटनीतिज्ञ, अपने मसल्स पावर, अपने मिलिट्री का सहयोग करके इसमें कुछ योगदान दिया। लेकिन जो काबूर था उन्होंने, उनके इमेज में हमने एक मस्तिष्क माइंड लगाया है, मतलब उन्होंने इतना माइंड लगाया, अपने माइंड के अनुसार उन्होंने यह काम किया। तो इन काबूर का जो योगदान है उनके मस्तिष्क के चलते है, इसलिए हमने उनके सामने उनके बिहेवियर को इंडिकेट करने के लिए एक इमेज का भी सहारा लिया है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले इटली लीडर्स ऑफ यूनिफिकेशंस। हम सबसे पहले मेजनी से शुरू करेंगे। इन्होंने ही सबसे पहले सपना देखा था कि इटाली जो है उसको यूनिटिफिकेशन करना है। फ्रॉम ए नेशनलिस्ट ग्रुप नोन एज यंग इटली, आप यंग इटली के बारे में सुने होंगे। यंग इटली से आपको मैं इंडिया में जोड़ लेता हूँ। यंग इटली से और एक वर्ड शुरू होता है यंग इंडिया। देरोजियो ने भारत में यंग इंडिया की स्थापना की थी, और इटली में जो मेजनी है उन्होंने यंग इटली की स्थापना 1832 ईस्वी में की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो, और इसीलिए उन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। उसके बाद मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा, साथ ही साथ मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि ही कॉल्ड फॉर एन एंड टू फॉरेन रूल एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली बेस्ड ऑन द कॉमन लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द पीपल। ही द इटालियन नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज कॉल्ड द रिसॉर्जेंस। अर्थात जो मेजनी है, इनके मन में जो इटली के जो कल्चरल है, वहाँ की सोसाइटी है, उसको लेकर के बहुत कुछ सोचते थे, और उन्होंने कई नेशनल मूवमेंट अंदर अंदर में गुप्त रूप से किए थे। इसलिए वहाँ के जो भी नेशनलिस्ट लोग थे, राष्ट्रवादी लोग, वो मेजनी को रिसॉर्गेंस कहते थे। रिसॉर्गेंस मतलब इसका अर्थ होता है नवजागरण का दूत। 1848 रिवेल्स फेल्ड एंड former ruler of Italian state devoted Mazzini and other nationalist leader to exile। क्या करते हैं कि 1848 में जो ये अंदर अंदर गुप्त रूप से आंदोलन कर रहे थे, क्या होता है इनका रिवोल्ट फेल हो जाता है, और ये पकड़े जाते हैं, और इनके जो भी साथी नेशनलिस्ट साथी होते हैं वही भी पकड़े जाते हैं, और उनको रूलर द्वारा पनिश किया जाता है। इसके बाद लेजेंड आते हैं द इटाली लीडर ऑफ यूनिफिकेशन काबूर आते हैं। तो काबूर एक प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर का प्रधानमंत्री थे काबूर। किसके प्रधानमंत्री थे?
पिडीमॉन्ट सार्डिनिया, जो बगल में मैं आपको दिखाया था एक आइलैंड था पिडीमॉन्ट सार्डिनिया के, ये प्रधानमंत्री थे। यूज डिप्लोमेसी एंड अलियंस टू इंक्रीज पिडीमॉन्ट सार्डिनियाज पावर, इन्होंने कूटनीतिक वे से, हाँ डिप्लोमेटिक वे से इन्होंने सार्डिनिया की शक्ति को बढ़ाई थी। वुड यूनिफाई द नॉर्थ, और इन्होंने ऑस्ट्रिया की जो आधिपत्य वाला जो क्षेत्र था उसको पूरा का पूरा सार्डिनिया में मिला लिया था, मतलब ऑस्ट्रिया से लड़ाई किया और उसको हरवा दिया 2 बार के युद्ध में। तो काबुल बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही डिप्लोमेसी थे, उनके द्वारा उनके षड्यंत्र को समझना बहुत ही मुश्किल होता था, जैसे आप चाणक्य को समझ सकते हैं। उसी की तरह काबुल थे जिन्होंने पहली बार ऑस्ट्रिया का जो आधिपत्य वाला इटली है उसको पिडीमॉन्ट सार्डिनिया में मिलाया। इसके बाद आते हैं मेन लीडर है गैरीबल्डी। गैरीबल्डी सबसे मुख्य रूप से लीडर आते हैं इसमें। लीडर ऑफ द रेड शर्ट, गैरीबल्डी को लीडर ऑफ द रेड शर्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में, हमेशा ये लाल कुर्ता पहनते हैं। और आप जानेंगे, मैं आप लोग को बता दूं कि जो जर्मनी में नाजीवाद का गठन हुआ था तो वहाँ पर भी जो हिटलर थे उसका पहला ग्रुप लाल कुर्ताधारी ही था। इटालियन नेशनलिस्ट ग्रुप दैट गेन कंट्रोल ऑफ सेलासी इन 1860, और जो सलाइसी जो साउथर्न पार्ट था इटाली का, उसके पूरे भाग में आधिपत्य करने के लिए, उसके पूरे भाग को जीतने के लिए, वहाँ से बर्बन साम्राज्य का आधिपत्य, स्पेनिश बर्बन साम्राज्य का आधिपत्य समाप्त करने के लिए इन्होंने बहुत ही लड़ाई लड़ा और अंत में 1860 में उनको सफलता मिली। इसमें वुड यूनिफाई द साउथ एंड मर्ज विथ नॉर्थ अंडर प्रेशर, इन्होंने क्या किया, साउथ को यूनिफाइड किया और नॉर्थ के साथ मिला के सार्डिनिया पिडीमाउंट जो है उसका ग्रुप में मिला लिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यूनिटिफिकेशन ऑफ इटाली। इटाली का जो साम्राज्य है उसको 3 भाग में बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया है। एक आपका नॉर्थन पार्ट आ जाता है जिसको काबुल मिला लेता है सार्डिनिया के साथ, क्योंकि सार्डिनिया के जो राजकुमार थे उन्होंने ही सबसे पहले सपना देखा था कि हम पूरा इटली को एक करेंगे, और उसके लिए उन्होंने कई लोगों को कहा, जिनमें काबुल ने सबसे पहले जो उसके प्रधानमंत्री थे उन्होंने नॉर्थन पार्ट को सार्डिनिया में मिलाया लड़ाई करके, युद्ध करके। उसके बाद आप देख सकते हैं साउथर्न जो पार्ट है, ये साउथर्न पार्ट को टू सैलिक पार्ट जो कि स्पेन के अधिकार में थी, उसको भी जो गैरीबल्डी है, गैरीबल्डी के द्वारा सार्डिनिया पिडीमाउंट में मिला दिया गया। तो इस प्रकार तीनों पार्ट मिलकर के एकीकरण हो चुका था इटली का, बस मिड वाला पार्ट बच गया था। तो मिड वाला पार्ट आखिर वो क्या करता, उसने क्या यूं ही अपना क्षेत्र पिडीमाउंट को दे दिया या फिर उसने कुछ समय लिया? तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्थन और साउथर्न पार्ट जबकि पिडीमाउंट का हो जाता है, तो जो मिडिल पार्ट जिसमें पोप का आधिपत्य था वह स्वयं ही बोलता है कि ठीक है, मैं अकेले नहीं रह सकता, क्योंकि तीनों तरफ से मेरे आप दुश्मन हो जाओगे, तो मैं आपके साथ ही मिल के रहूँगा। और उन्होंने क्या किया इस तरह से, और इस तरीके से लगभग पूरा का पूरा इटली का यूनिटिफिकेशन हो जाता है। तो इसको चलिए एक डीप वे में हम समझते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन द काबुल एंड द फ्रांस नेपोलियन इन प्लम्बेरिस इन 1858, नेपोलियन एग्रीड टू हेल्प ड्राइव ऑस्ट्रिया आउट फ्रॉम द नॉर्थन प्रोविंस टू लम्बार्डी एंड विटेनिया। जो नॉर्थन पार्ट होता है वहाँ से ऑस्ट्रिया को हराने के लिए जो काबुल होता है, वो पिडीमाउंट के जो पीएम पर काबुल होते हैं वे फ्रांस से सहायता लेते हैं और फ्रांस के साथ एक संधि करते हैं, जिसके अनुसार नेपोलियन थर्ड जो समय फ्रांस के राजा रहते हैं वो क्या करते हैं कि उनका सहायता करते हैं पिडीमाउंट का, और ऑस्ट्रिया को वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद स्प्रिंग ऑफ 1859 काबुल प्रोवोक्ड ए वार विथ ऑस्ट्रिया, और 2 बार लगातार 1859 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ वार शुरू करता है काबुल, अपना पूरा पावर लगा करके अपना फ्रांस के हेल्प के साथ। ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रांस सार्डिनिया आर्मी वॉन द 2 क्विक विक्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। मेजर बैटल फाउट एट मैग्नेटा इन जून 4, 1859 एंड सोलिट्रिनियो जून 24, 1859। 2 युद्ध होते हैं और दोनों युद्ध में काबुल की विजय होती है और पूरा का पूरा नॉर्थन पार्ट सार्डिनिया में मिल जाता है। दे ड्रॉप ऑस्ट्रिया आउट ऑफ लम्बार्डिया बट फेल टू ड्राइव देम आउट ऑफ वेनेटिया, लेकिन वो लोग वेनेटिया से उसको हटाने में असफल। जो ये देख रहे हैं आप, वेनेटिया यहाँ से पूरी तरीके से नहीं हटा पाते हैं, लेकिन लम्बार्डो से पूरा हट जाता है ऑस्ट्रिया, लेकिन ब्रिटेनिया से नहीं हटा पाते। फ्रांस वाज गिवन सॉभी एंड नाइस इन एक्सचेंज फॉर देयर हेल्प, और उनको बहुत सारा सॉभी एंड नाइस बहुत सारे धन संपत्ति भी मिलते हैं इस पिडीमाउंट के द्वारा कि उन्होंने उनका हेल्प किया था। इस प्रकार नॉर्थन पार्ट पूरा का पूरा पिडीमाउंट में मिलता है। द विक्ट्री ओवर ऑस्ट्रिया अवॉक नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द स्टेट ऑफ सेंट्रल इटली। जो सेंट्रल इटली का जो प्लेस है, यहाँ का पूरा लोगों में एक राष्ट्रीयता का फीलिंग आ जाता है इस प्रकार के जीत से। ये प्लीस्काइट हेल्ड इन 1860 डिटरमाइंड द इनकॉर्पोरेट इनटू द किंगडम ऑफ सार्डिनिया ऑफ द स्टेट ऑफ पार्मा, मेडोना एंड टुस्केनी। इसके बाद एक तरह का प्लेबिसाइट होता है, लोगों में प्रचार होता है, एक भावना का जागृत होता है 1860 में,
और ये इटली के यूनिटिफिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद इटालियन यूनिटिफिकेशन 1860 में क्या होता है, ध्यान से सुने। Secretly, Kabul was helping national rebels to South Italy. However, the would not send the prominent army. जो आपने देखा है कि जो इटली का जो नॉर्थन पार्ट है उसमें पूरा काबुल का आधिपत्य हो जाता है। साउथर्न पार्ट में जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट चल रहे थे, इनको फाइनेंशियली हेल्प करता है काबुल, वहाँ पर कोई आर्मी नहीं भेजता है क्योंकि वहाँ पर गैरीबल्डी थे। इन में 1860 a small army of Italian nationalists, the Thousand Red Shirts, led by Garibaldi, fled from Guiana and allied to the Salic revolts, forcing the Bourbon army out of Salic। और क्या होता है कि 1000 रेड लाल कुर्ताधारी जो लोग होते हैं, जो गैरीबल्डी के लोग होते हैं, जो नेशनलिस्ट लोग होते हैं, ये टू सैलिक जो प्लेस है वहाँ से जो बर्बन आर्मी है, स्पेनिश बर्बन आर्मी, उसको भगा देते हैं उनसे युद्ध करके, और इस प्रकार पूरा टू सैलिक क्षेत्र में इटली का साम्राज्य फिर से स्थापित हो जाता है। पीडीमाउंट नॉर्थन पार्ट और साउथ पार्ट एक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम सैलिक गैरीबल्डी क्रॉस टू द इटालियन mainland and successfully march north to Naples। उसके बाद जब इनका आधिपत्य साउथ में हो जाता है तो यहाँ से एक मार्च शुरू करते हैं गैरीबल्डी, और वे मार्च को साउथ तक ले जाते हैं जहाँ पर उन्हें किसी भी तरह का रोक टोक नहीं मिलता, और जो सेंट्रल पार्ट है वह भी इनके साथ मिल जाता है। आफ्टर गैरीबल्डी टू कंप्लीट कंट्रोल एंड बिकम लीडर ऑफ साउथ इटली, द पीपल वोटेड इन ए सेकेंड प्लेबिसाइड टू यूनाइट विद द नॉर्थ। और जब इनका पूरा का पूरा साउथ के लीडर बन जाते हैं, बहुत बड़े लीडर, तो लोग इनको वोट करते हैं कि ये साउथ के साथ इटली का मर्ज कर दे और इटली को एक कर दे। तो बिकॉज द गैरीबल्डी रिसीव एन अल्टीमियम फ्रॉम द किंग विक्टर एमानुएल सेकेंड यूनिटी फॉर गो फॉर वार फॉर अगेंस्ट अस। और इमानुएल सेकेंड जो थे, सार्डिनिया पैरामाउंट के जो राजकुमार या राजा जो थे, इन्होंने ही दोनों को सपोर्ट किया था, काबुल को भी और गैरीबल्डी को भी। इस प्रकार से एक तीनों क्षेत्र पहले यूनिटिफिकेशन होता है, इनका एकीकरण हो जाता है। इटालियन यूनिटिफिकेशन 1861। In March 1861, a parliament of all Italy except Rome and Vienna agreed to unify Italy with Victor Emmanuel II as the first king। जो सार्डिनिया पैनामाउंट के जो किंग थे विक्टर एमानुएल II, उनकी अध्यक्षता में उनको राजा मान के पूरा इटली जो नॉर्थ साउथ है एक होने के लिए तैयार हो गया था 1861 में। और अंत में क्या होता है, इटालियन यूनिटिफिकेशन 1861 इन मार्च में ये जो रोम और वियना बस इसके लिए राजी नहीं हुए थे। फिर मार्च 1861 में क्या होता है, पार्लियामेंट ऑफ ऑल इटालियन एग्जेप्ट रोम और वियना, सिर्फ रोम और वियना को छोड़ के जो इसका पार्लियामेंट होता है बनता है, एग्री टू यूनिफॉर्म इटली विथ इमानुएल सेकेंड एज द फर्स्ट किंग, एंड टूरिन वाज द फर्स्ट कैपिटल। टूरिन जो था इटली का पहला कैपिटल था, बनाया गया था। इसके बाद कहा गया कि 3 मंथ लेटर, 3 महीने के बाद इटली के 1861 में इटली के यूनिटिफिकेशन के 3 महीने के बाद काबुल की डेथ हो जाती है। बिफोर डाइंग काबुल प्रोपोर्टली सेड इटली इज़ मेड, ऑल इज़ सेफ। अंत में कहते हैं कि इटली बन चुका है और सब कोई सुरक्षित है। बट व्हाट अबाउट द पेपल स्टेट इन द मिडिल स्टेट। लेकिन आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई ये जो पेपल स्टेट जो था, पोप का आधिपत्य वाला जो क्षेत्र है उसका क्या होता है, वो क्या करता है। तो in 1862 the Garibaldi sails for Rome intending to defect it, he loses and imprisoned briefly। गैरीबल्डी क्या होता है, इंटेंड टू डिफेक्ट इट, वो हराना चाहते थे बट वो हार जाते हैं खुद, और उनको इम्प्रेसेंट मतलब बंदी बना के रख दिया जाता है पोप की तरह। बट 1864 में क्या होता है, विक्टर इमानुएल II मीट्स विद नेपोलियन III एंड निगोशिएट विद विड्रॉल ऑफ फ्रांस ट्रूप विद 2 years। और 2 सालों के लिए वो फ्रांस के आर्मी का हेल्प मांगते हैं। तो क्या होता है कि फ्लुएंस बिकम कैपिटल इन 1864 एंड 1865 में। और जो पेपल्स स्टेट होता है, पेपल्स का जो क्षेत्र होता है, वह बोलता है कि भाई अब फ्रांस के साथ भी लड़ना पड़ेगा, तो वे हार मान जाते हैं और अंत में पूरा का पूरा इटली एक हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इन 1866 इटालियन ज्वाइंड पर्शियंस इन अ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया व्हेन द पर्शियन ऑन इटली रिन्यूड वाज वेनेटिया। और क्या होता है कि 1866 में जो पर्शिया जो होता है उसके साथ इटाली ज्वाइन करता है, किसके अगेंस्ट में वार करता है, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में। और अंत में पर्शिया जीत जाता है, जिससे इटली का जो भाग था जिसमें अभी भी वेनेटिया का जो पार्ट था, ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, वह भी पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है इस युद्ध के बाद। When in 1870 France troops withdraws from Rome to say to they could fight to the France-Persia war, Italian forces seized Rome। उन्होंने रोम को भी सीज कर देता है। रोम वाज डिक्लेयर कैपिटल ऑफ इटली इन 1871। और however Pope Pius IX refused to acknowledge that Italian state, and it was not until Mussolini became power that Rome Vatican finally accept Italy। जो सेंट्रल इटली का जो
पोप होता है, उनका नाम होता है पोप पियूस 9th। उन्होंने क्या करते हैं कि जब अटैक हो जाता है उन पर, और वो तो उन्होंने क्या करते हैं कि वो आधिपत्य सौंप देते हैं पेडामाउंट के राजा को कि भाई आप शासन करें और हमको भी अपने शासन के अंतर्गत ले लें। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद होता है रोम कैपिटल बन जाता है। ये आप देख रहे हैं रोम यहाँ पर है, ये है कैपिटल के रूप में रोम को बना दिया जाता है। इटली का कैपिटल वर्तमान में अभी रोम ही है। तो इस प्रकार इटली यूनाइटेड हैड एटलीस्ट बीन ऑफ्टन मोर बाय डिप्लोमेसी एंड एब्सोल्यूट टाइमिंग देन बाय मिलिट्री ग्रेटनेस। वो बहुत ही कूटनीति के अनुसार ये पूरा का पूरा और मिलिट्री पावर के अनुसार एक अंत में इटली का क्या होता है, यूनिटिफिकेशन कंप्लीट होता है। चैलेंजेस आफ्टर यूनिटिफिकेशन, जब यूनिटिफाई हो जाता है इटली एकीकरण, तो उसके बाद उसको चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज आता है। उसमें पहला है टेंशन बिटवीन द इंडस्ट्रियल नॉर्थ एंड एग्रीकल्चर साउथ। नॉर्थ का पूरा पार्ट इंडस्ट्रियल एरिया था, जबकि साउथ का पूरा पार्ट खेती बाड़ी वाला एग्रीकल्चर वाला एरिया था। तो इनमें डिफरेंस बहुत था। डिफरेंस वे ऑफ लाइफ, पूरे इटली के लोगों का जो वे ऑफ लाइफ है बहुत ही अलग था। साउथ के जो भी लोग थे वे पूरी तरह से पीजेंट थे और वे बहुत ही भोले भाले और सीधे साधे लोग थे। और डिफरेंस डायलेक्ट ऑफ इटालियन, डिसऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी कॉज अनस्टेबल पार्लियामेंट होता है। स्ट्राइक एंड रिवॉर्ड्स टू द साउथ, साउथ में कई बार रिबिलियंस भी होते हैं। इटली इंटर्न द 20th सेंचुरी एज ए पुअर कंट्री, और 20वीं सदी में ऐसा क्या होता है कि ये पूरा ही गरीब देश के रूप में उभर के सामने आता है। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये इटली का पूरा यूनिफिकेशन का स्टोरी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल क्लासेस लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए डिफरेंस ग्रुप लिंक से आप ज्वाइन होकर के हमारे से फ्री PDF नोट्स पा सकते हैं, हमारे डिफरेंस टाइप के टेस्ट में जुड़ सकते हैं। कल मैं आपको कल की वीडियो में जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ाऊंगा। उसके साथ ही साथ उसके बाद मैं आप लोगों को ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ाने के बाद इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। रोज़ शाम 6 बजे हमारे चैनल पे SST का मेरा जो क्लास होता है वो लाइव आता है, प्रीमियर शो चलता है। तो आप इस शो में जुड़े और अपना क्लासेस को अच्छे से करते रहें, और किसी भी असुविधा के लिए आप हमें कमेंट मेल कर सकते हैं, जिससे हम आपकी असुविधाओं को निवारण जरूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।